So today we will study to find the position of center of mass, of solid hemisphere, solid uniform hemisphere, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्म हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M. देखिए कैसे इसमें एलिमेंट काटते हैं और कैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लीजिए जैसे तरबूज है, उसको आधा काट दिए, इस तरह का गोला मिला, ये पूरा सॉलिड है, तो पूरे वॉल्यूम में मास है। अब ये वाला लाइन अगर हम लोग ले हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आधे आधे में बांट देगा इक्वल। तो हम लोग जानते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास होता है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। कसम खाया कि यहीं से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये वाई एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। तो सिंस वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, y-axis is the line of symmetry, so center of mass will lie on it, तो y-axis पे हम लोग जानते हैं x कोऑर्डिनेट 0 होता है, so x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। y-axis पे जब सेंटर ऑफ मास रहेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सियम 0 हो जाए। अब YCM कितना होगा, कितना ऊंचाई पे होगा, वो खाली निकालना है। तो YCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें से एक छोटा डिस्क काटते हैं। जैसे तरबूज है, ऐसे 2 गाड़ी लेके काट लीजिए, डिस्क ऐसे कट 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 कीजिएगा तो डिस्क निकलता जाए। ये इसी को बोलते हैं एक्सिस। ये जो है ना वाई एक्सिस, यही है एक्सिस। इसी को काटने से आधा आधा बटेगा। ऐसे काटिएगा तो ऊपर तो इतना बड़ा हो गया तरबूजा, नीचे तो है ही नहीं कुछ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। पूरा स्फीयर रहता तब जो है ऐसे काटते थे लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे काटते लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो इसमें तो ऊपर है तरबूज, नीचे नहीं है, तो आधा था ऊपर वाले में, आधे वाले में तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर इस रेडियस के बीचों बीच काटिएगा तो नीचे वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ऊंचाई वाई वाला निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटे डिस्क को कट करते हैं और डिस्क का पहले सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, वाई दूरी पे जाके एक छोटा सा डिस्क इस तरह से काटेंगे। इस स्फीयर में एक छोटा सा डिस्क कट करते हैं, ये डिस्क को, और इसका जो है ऊंचाई y ले लिए और थिकनेस इसका dy ले लिए। ये थिकनेस dy है, ऊंचाई यहाँ से y दूरी पे एक डिस्क काटे। अब इस डिस्क का रेडियस जो है स्मॉल r है, तो उस डिस्क को बाहर निकालते हैं। इस डिस्क को काट करके बाहर निकालिए, तरबूज में से डिस्क काट के बाहर निकालिए। इस तरह का डिस्क बाहर निकाल के आप, बहुत थिन डिस्क है, हर तरफ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस स्मॉल r लिए है, इसका कितना वॉल्यूम होगा, थिकनेस dy है, तो एरिया हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर, और थिकनेस है dy, इस डिस्क को बोलते हैं एलिमेंट्री डिस्क। जो पतला सा डिस्क काटे उसको क्या बोले, एलिमेंट्री डिस्क। अब ये चूंकि सर्कुलर शेप का है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। इसके मास को हम लोग डीएम बोलते हैं। टोटल मास पूरा तरबूज का m है, आधा तरबूज है, उसमें से एक डिस्क काटे है, उसके मास को डीएम बोलते हैं। तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, सेंटर पे। डीएम यहाँ पे रख सकते हैं। ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। इस तरह से ये बहुत तरह का डिस्क, बहुत छोटा छोटा, इस तरह से बहुत सारे डिस्क हो सकता है। सबका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, सबका ऊंचाई अलग अलग होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट डिस्क काटेगा उसका ऊंचाई अलग होगा, उसका ऊंचाई अलग होगा। तो पहले इसका डीएम निकालते हैं कितना होगा। इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आधे गोले का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब।
2/3 पाई क्यूब वॉल्यूम का मास कितना है, m है, m दिया हुआ है। ये पूरा आधे गोले का वॉल्यूम है 2/3 पाई क्यूब, इसलिए यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, m/2/3 पाई क्यूब। इसको वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी रो। यूनिट वॉल्यूम का मास मालूम हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्क का वॉल्यूम निकालते हैं, कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, डीवी लिखे इसको, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, एरिया इंटू थिकनेस, इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर और थिकनेस है dy। इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा, डीएम नाम दिए हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि डीवी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है डीवी, ये लिखे, इसका वॉल्यूम कितना लिखे, डीवी। इतने वॉल्यूम का कितना मास होगा, पूरा का मास था m, इतना सा काट के तरबूजा आपको दिया गया, उसका मास कैपिटल M तो नहीं होगा, कम होगा, तो इसका मास हो जाएगा रो इंटू डीवी, इसी को डीएम बोले। तो डीएम बराबर हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी इतना था इंटू वॉल्यूम। तो अब डाल देते हैं डेंसिटी कितना था, मास बाय वॉल्यूम, पूरे गोले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब था, और इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर डी वाई। इस तरह से पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा डीएम इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग डीएम यहाँ लिख लेते हैं। तो डीएम 3 ऊपर चला गया, कैपिटल एम रह गया ऊपर, 2r क्यूब, पाई कट गया, स्मॉल r स्क्वायर डी वाई, इतना हो गया डीएम। तो मास निकल गया एलिमेंट्री डिस्क का। सबसे पहला काम ये होता है कि मास निकालिए, दिस इज द मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। अब ये इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे पार्ट इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से y है सेंटर की दूरी। सो अप्लाई फॉर्मूला, मास जैसे ही निकाले अप्लाई कर दिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या बताए थे, हर एक कण का मास मोमेंट, तो डीएम इंटू वाई हो गया मास मोमेंट, इस एक्स एक्सिस के बाद का इंटीग्रेशन इक्वल टू टोटल मास इंटू वाईसीएम, यही फॉर्मूला है। अब डीएम का ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम, डीएम का वैल्यू डाल देंगे। तो अब देखिए डीएम में आर जो है वो हटाना होगा, ये पूरा रेडियस है कैपिटल आर, ये ऊंचाई है वाई, और ये रेडियस है स्मॉल आर। उसमें वाई और आर में क्या रिश्ता है, तो हम लोग ट्रायंगल में देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर को आप हटा के लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ डाल देंगे ताकि ये वाई के टर्म में आ जाए। तो फाइनली इसको लिखेंगे एम वाई सी एम को उस साइड लिख देते हैं, इक्वल टू डीएम का वैल्यू ये यहाँ डाल रहे हैं 3m/2r क्यूब, और स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे ये वाला डालते हैं क्योंकि y के टर्म में इंटीग्रेशन करना है। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इनटू ये वाला y भी था तो y से भी मल्टीप्लाई किया, ये dy में भी था, dy भी मल्टीप्लाई, इतना आ गया हमें। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना पड़ेगा, ये डिस्क कहां से कहां तक रहेगा तो पूरा स्फीयर बनेगा। तो ये नीचे में रहेगा सबसे बड़ा डिस्क, उसका हाइट क्या होगा 0, y इक्वल टू 0, फिर उसके ऊपर में एक डिस्क, फिर उसके ऊपर में डिस्क, फिर उसके ऊपर में डिस्क, फिर इसके भी ऊपर में डिस्क, सबसे टॉप वाला डिस्क यहाँ रखना पड़ेगा ऊपर सबसे टॉप। तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, कैपिटल आर रेडियस के बराबर। तो y इक्वल टू 0 से लेके बैठाते जाएंगे डिस्क के ऊपर डिस्क, y इक्वल टू कैपिटल आर तक, तो पूरा ये हेमीस्फीयर बन जाएगा। इसलिए इसमें लिमिट लगाएंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r, ये पूरा स्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। अब इसको खाली सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, समझ में आया या नहीं आया। बॉडी में एक टुकड़ा काट लिए, डिस्क टाइप का टुकड़ा, और हम लोग मन में सोचे डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रख देंगे, स्फीयर बन जाए। अब इस डिस्क का मास पहले निकाल दिए, मास इंटू वाई करते हैं, इक्वल का इंटीग्रेशन इक्वल टू एम वाई सी एम, इसलिए इसका मास निकालना पड़ा।
तो मास ये कहाँ पे रखेंगे, इसके सेंटर पे, dm इंटू वाई एक पार्टिकल की तरह हो गया। एक पार्टिकल का क्या करते थे, dm इंटू वाई। इस तरह से दूसरा डिस्क यहाँ होता तो वो अलग हाइट होता। तो इसमें कितने डिस्क काट सकते हैं, इनफाइनाइट, अनेकों, काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन कर दिए। इक्वल टू सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, उसका ऊंचाई YCM मान ली, m इंटू YCM कर दी। अब इसमें dm का वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, dy से पता चलता है कि y वेरिएबल है, तो सब y के टर्म में रहना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। फॉलो किए कि नहीं किए, यस और नो, उर्विजा, जारा, श्वेता, खुशी, यस, नोट कर लिए इसको, तो हम लोग मिटाएंगे इसको। इसको नोट कर लीजिए तो इसको मिटाएंगे। इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो एक बार प्रोसेस बता दिया आपको कैसे करते हैं, बाद में अब सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसका जो आंसर आएगा उसको याद रखना। तो अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। MYCM रहने दिए यहाँ, और 3m कांस्टेंट था, 2r क्यूब कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई dy अंदर रह गया, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करना, ये mm कट जाएगा। YCM हो गया 3/2r क्यूब। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r स्क्वायर वाई dy, r स्क्वायर बाहर चला जाए, वाई dy अंदर रहे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब dy, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका y पे पावर 1 है, एक जोड़ देंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते थे, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यही फॉर्मूला से काम हो जाएगा, खाली n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो 3/2r क्यूब r स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, पावर 1 था एक जोड़ दिए, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लगाना है, इसमें एक जोड़ देंगे तो y टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट लगा दिए 0 से r, तो इसका लिमिट लगा के सॉल्व कर दिए, ये हो गया 3/2r क्यूब, ये r स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इसमें एक बार r रख देते हैं तो r स्क्वायर, माइनस एक बार 0 रख देते हैं, 0 स्क्वायर, 1/4 बाहर चला जाएगा। एक बार r रख देंगे, r टू दी पावर 4, माइनस 0 टू दी y की जगह 0 रख दिए, 0 टू पावर 4, इसी को बोलते हैं लिमिट लगा दी। तो दिस इज इक्वल टू 3/2r क्यूब, ये r4 टू दी बाई 2 हो गया, वो r4/4 हो गया। अब जोड़ देंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 4 ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2r4/4 प्लस 1r4, 3r4/4 इंटू, ये बीच में माइनस था, ये माइनस था, हम लोग प्लस कर दिया इसको जबरदस्ती, ये माइनस, तो माइनस होगा तो ये कट घट करके आधा जाए, 50 पैसा में 25 पैसा गया, 25 पैसा बचे, r4/4 आ जाए, तो r क्यूब से एक r कट जाए, तो YCM हो जाएगा 3r/8, 3r/8 को डिवाइड कीजिए 3/8, तो 0.4 और से ज्यादा हो गया, 3 आएगा, 24 हो गया, 30 में 24 गया तो 6 बचा 60, फिर 7 से जाए 56, फिर बचेगा 4, 5 से कट जाए, तो ये 37.5% ऑफ आर रेडियस।
मतलब रेडियस का बीचों बीच पे नहीं, 37.5%, थोड़ा नीचे में सेंटर ऑफ मास रहेगा। इतना दूरी है, अबव द बेस रहेगा सेंटर ऑफ मास। जरा फोटो बना के दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर तस्वीर बना के दिखाएं। यही हो गया आंसर, इसका नोट कर लीजिए इसको। इसका मतलब स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? 0.375 आर। तो ये बना रहे हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, ये हेमिस्फीयर है, तो ये आर दूरी था पूरा। इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, बीचों बीच कट कीजिएगा तो आप आंख से देखिए, ऊपर कम पोर्शन मिलेगा, नीचे ज्यादा भारी मिलेगा। तो ज्यादा वाले मास के आसपास सेंटर ऑफ मास रहता है, थोड़ा नीचे उतर के रहेगा यहाँ पे। तो पूरे हेमिस्फीयर का मास एक पार्टिकल में बोलेंगे तो बोलिएगा कि इतना दूरी पे रखना होगा। ये YCM हो गया, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। इसका पूरा रेडियस था R, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कितने दूरी पे? 50% से नीचे 37.5%, मतलब 3R/8 याद रखिए, अबव द बेस, बेस से। इसी को बोलते हैं हम लोग 0.375 R, इसी को बोलते हैं 37.5% ऑफ रेडियस। इतने। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल का होता है, ये पार्टिकल कितना दूरी पे हो गया? YCM पे। तो पूरे हेमिस्फीयर का मास आप यहाँ पे रख सकते हैं, या YCM दूरी पे, M × G × YCM। तो हेमिस्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो ये इसी तरह से निकालेंगे। YCM का वैल्यू रख दिए 3R/8, तो 3 mgr/8 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल ज्यादा ऊंचाई पर रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग पोटेंशियल हाइट होगा, तो अलग पोटेंशियल। इसका पार्टिकल यहाँ पे पूरे हेमिस्फीयर को हटा के एक पार्टिकल में पूरा मास डाल दें तो वो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहलाता है। तो ये हमको देखना होगा सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे है, तो 3R/8 हाइट पे है, तो सेंटर ऑफ मास का हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे mg में, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mg/YCM, 3 mgr/8। तो ये फॉर्मूला और ये फोटो के साथ याद रखना है आज के बाद। इस तरह से हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल लिए। अब याद रखना है इस फॉर्मूला को, लास्ट वाला जो पोर्शन घिरा हुआ है इसको याद रखना है। तब आपसे क्वेश्चन कभी आएगा सेंटर ऑफ मास निकालिए हेमिस्फीयर का, तो पूरा डिराइव करना के लिए बोलेगा तब डिराइव करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले से यूज करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन दे रहे हैं हम, या देखिए मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। तो जो फॉर्मूला आप सबको बताया गया उसी तरीके से, तो फॉर्मूले का लिस्ट इसका जो है एक बना लीजिए। तो सेमी सर्कुलर रिंग जब था, एक रिंग है पतला सा, सेमी सर्कुलर है, कंप्लीट रिंग नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास अभिषेक गुप्ता कितने दूरी पे निकाले थे हम लोग?
इसका सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे निकाले थे? सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे निकाले थे बेस से? अभिषेक गुप्ता, श्रेयांशी गुप्ता। एम मास है टोटल, एम मास कहाँ पे रखते हैं इसका? थोड़ा सा ऊपर में रखते थे हम लोग, यहाँ पे ऊपर में रखे। 2r/π कितना परसेंट आता था? वो हेमिस्फीयर का है 3r/8, इस सेमी सर्कुलर रिंग का बोल रहे हैं। 2r/π यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा टोटल। ये हाइट होता था यहाँ से, सेंटर से, इसके सेंटर से 2r/π। 2r/π कितना होता है? 63.6% ऑफ आर। 63.6% ऑफ आर मतलब 0.636%। सेमी सर्कुलर रिंग का। इसके बाद डिस्क का निकाले थे, सेमी सर्कुलर डिस्क का। तो कहाँ पे निकाले थे जी श्रेयांशी? ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका थोड़ा नीचे रहता है 50%। तो यहाँ पे इसका टोटल मास रख सकते हैं, यहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। कितना दूरी पे ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था? सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क दूसरा वाला है। 4r/3π पे कितना परसेंट आया ये? 4r/3π सेमी सर्कुलर डिस्क का 42.4% ऑफ आर। इसका वैल्यू आया था, ये कल निकाले थे इसी तरह से इंटीग्रेशन करके। इसके बाद हॉलो हेमिस्फीयर का निकाले थे, खोखला गोला हॉलो हेमिस्फीयर, पूरा कंप्लीट सॉलिड नहीं है, हॉलो है, इसका ठीक बीचों बीच हो जाता है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। तो YCM कितने दूरी पे बोलेंगे? ये हॉलो हेमिस्फीयर है ना, हॉलो हेमिस्फीयर। तो इसका हो गया r/2 पे सेंटर मास, मतलब 50% ऑफ मास। और आज सॉलिड हेमिस्फीयर का निकाले हम लोग, ये पूरा कंप्लीटली सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाले और नीचे में यहाँ पे टोटल मास इसका देते हैं। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, 3r/8 पे निकाले आज। तो ये YCM कितने दूरी पे है? 3r/8 पे। ये 37.5% था, 37.5% ऑफ आर। उसी तरह से आप अपने घर में हॉलोकोन का निकाल के एक बार देखिएगा कितना आता है। ये हॉलोकोन का पूरा हाइट h है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बेस से कितने दूरी पे होगा? बेस से नजदीक होगा, नीचे ज्यादा मास लगता है, तो इसका टोटल मास हम यहाँ पे रखेंगे हॉलोकोन का। YCM h/3 पे है और वर्टेक्स से 2h/3 हो जाएगा। तो हॉलोकोन है, उस तरह से इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, h/3 पे आएगा। सॉलिड कौन रहेगा? राइट सर्कुलर कोन। अब इस तरह का रहेगा सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का हाइट h है, h/4 पे होगा सेंटर ऑफ मास, और नीचे हो जाए, नीचे ज्यादा मास है तो ज्यादा मास के आसपास रहता है। ये YCM हो जाएगा इसका h/4 पे। तो इतना फॉर्मूला आप याद रखिए इस तरह रेगुलर बॉडी का। ये हॉलो कौन था? सॉलिड कौन है? हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी सर्कुलर डिस्क या प्लेट, सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग। इतना को याद रखिए, तब क्वेश्चन आपसे बनेगा। नोट कर लीजिए, नोट करके ओके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अपने से करके देखिए, डिराइव करके होता है कि नहीं होता है। दोनों को डिराइव करके देखिए होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला का लिस्ट दे दी, हॉलो कौन और सॉलिड कौन का h/3 और h/4 दूरी पे होगा।
हॉलो कोन और सॉलिड कोन का h/3 और h/4 दूरी पे हो। हॉलो कोन का और सॉलिड कोन का h/3 दूरी पे। समझ में आ रहा है जी? स्नेह समझ में आ रहा है जी? स्नेह स्नेह सुमन, यस, इसको याद रखें। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन देते हैं, मान लो कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हाइट h है या r है हाइट, इसका रेडियस जितना है उतना ही हाइट है। मान लो एक सिलेंडर है, इसका जितना रेडियस है उतना ही हाइट दिया हुआ, ये हाइट भी r दे दी, ठीक है। मास m है, इसके इस ऊपर में सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका भी मास m है। तो हम लोग को क्या करना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर निकालना। सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग? सॉल्यूशन इसका निकालिए तो जल्दी से। तो दो बॉडी की तरह हो गया, तो पहले दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं, तो ये तो हॉलो सिलेंडर है, इसका तो आप कॉमन सेंस से बता दीजिएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इसके ठीक बीचों बीच लाइन ऑफ सिमेट्री है, हर तरफ मास एक जैसा है, और यहाँ से हमको दूरी मेजर करना है, तो इसको ऑरिजिन मान लिए 0 0 कोऑर्डिनेट होगा। तो पहला वाला बॉडी ये हो गया, इसका मास m दिया था तो यहीं पे रख देते हैं हम। कितना दूरी पे हो जाएगा? तो r/2 दूरी पे, पूरा हाइट r दिया हुआ था इसका, इसके बीचों बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये r/2। इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है, y कोऑर्डिनेट r/2 है, ये r/2 ऊंचाई पे ओरिजिन से हो गया कोऑर्डिनेट। अब इसका निकालते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का मास इसके बेस से होता है 3r/8 दूरी। बेस से कितने दूरी पे होगा? 3r/8 दूरी पे। ये वाला दूरी है 3r/8, लेकिन दूरी आपको यहां से मेजर करना है, तो r प्लस 3r/8। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दूसरा वाले का मास यहाँ रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट r प्लस 3r/8 हाइट पे है, तो r प्लस 3r/8 जोड़ के देख लेते हैं, इधर 11r/8 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11r/8। इस तरह से दोनों पॉइंट का, दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये पहले वाले का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखा गया। अब फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, YCM इक्वल टू XCM तो 0 ही होगा क्योंकि y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से आधा आधा में बांट दे रहा है। XCM हो जाएगा 0, XCM क्या हो जाएगा? 0। YCM निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? M1Y1 प्लस M2Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1Y1 प्लस M2Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो बोलिए पहले वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके हाइट के बीचों बीच में r/2 पे है, मास m है, दूरी है r/2, y कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। दूसरे वाले का भी मास m दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसकी ऊंचाई यहाँ से कितनी हो जाएगी? तो r प्लस बेस से होता है 3r/8, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो टोटल दूरी जोड़ लिए तो 11r/8 हो गया। 11r/8 से मल्टीप्लाई कर दे बाय m प्लस m, नीचे m प्लस m 2m हो जाएगा, m प्लस m 2m हो जाएगा। m कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, ये बचा r भी बाई 2 प्लस 11r/8 बाई नीचे 2m था तो 2 बचा। अब जोड़ लीजिए इसको, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 8 हो गया, ऊपर 4r, इधर 11r, 15r, 15r, 8 था, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर हो गया 15r/16। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा,
और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15r/16। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। तो दोनों बॉडी का पहले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट कर दिए, कोऑर्डिनेट लिख दिए, फिर फॉर्मूला लगा दिए m1y1 प्लस 2 पार्टिकल हो गया। अब 2 पार्टिकल का फॉर्मूला जानते थे, m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2। यस, इसी तरह से अब कोन के ऊपर रखा रहेगा तो भी आप निकाल लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए एक हॉलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर में कोन रखा हुआ है। मान लीजिए हॉलो हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर में एक हॉलो कोन रखा हुआ है। हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या रखा हुआ है? हॉलो कोन। ये क्या बोले हम? हॉलो हेमिस्फीयर है। मान लीजिए ये हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है? हॉलो कोन। हॉलो कोन रखा हुआ है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ये हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है r इसका, और इसका हाइट भी दिया हुआ है r। तो सेंटर ऑफ मास निकालिए फ्रॉम द बॉटम। यही बॉटम है, यही ओरिजिन मान है, यहीं से सेंटर ऑफ मास बताइए। ऐसे एक्स वाई एक्सिस खींच देंगे तो वाई एक्सिस काट रहा है आधे आधे में, तो उसी लाइन पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, उसी पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्सीएम तो फ्री में मिल गया, वाईसीएम निकालना है। तो बनाइए तो इसी पहले दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालिए। पहले दोनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालिए। पहले अब अपने से कीजिए जल्दी से। एक नीचे में हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर में हॉलो कोन है। तो क्या करना है आपको? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोनों कोन के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं। हॉलो कोन का कहां पे होता है? उसके बेस से हाइट बाई 3, h/3 दूरी पे। और हॉलो हेमिस्फीयर का कितने पे जानते हैं? रेडियस बाई 2 पे। तो वही फॉर्मूला लगा के आप लोकेट कीजिए। तो चलिए जा लोकेट करते हैं इसमें आंसर। तो पहले हम लोग ये जो हॉलो हम लोग को हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ये वाला दूरी r है तो r/2 पे होता है। तो पूरा दूरी r है तो यहाँ से भी ये r/2 दूरी पे हो गया। हम लोग को यहाँ से दूरी मेजर करना है इस बार। तो ऊपर से r/2 पे होता है, पूरा रेडियस r है तो r/2 हो जाए, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। तो पहला पॉइंट, पहला गोला को इसको पहला बॉडी बोले, फर्स्ट बॉडी। इसका सेंटर ऑफ मास हो गया 0, r/2 निकल गया। अब दूसरा है हॉलो कोन। हॉलो कोन ऐसे रखा हुआ, इसका भी हाइट r दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें हम लोग जानते थे कि इसके बेस से h/3 दूरी पे होता है। h का वैल्यू r दिया हुआ है तो r/3 दूरी पे हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ऑरिजिन से कितना दूर हो जाएगा? ऑरिजिन से जितना दूर होगा वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखना है। ये सेंटर ऑफ मास सेकंड वाले का हो गया C2 का। ये पूरा जोड़ दीजिए r प्लस r/3। ये हो गया r प्लस r/3 इक्वल टू 4r/3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0, 4r/3। अब दोनों बॉडी का सेंटर, इसका टोटल मास m दिया था तो यहीं पे रहेगा, टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे रहेगा। अब दोनों बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑरिजिन से दूरी मेजर करके लिख। हम लोग जानते थे कि हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास उसके हाइट बाई 3 दूरी पे होता है बेस से। तो हाइट का नाम दिया होता है यहाँ r, r/3 पे होगा बेस से। लेकिन हमको यहाँ से दूरी मेजर करना है तो ये r प्लस r/3 4r/3। अब फॉर्मूला लगा देते हैं YCM का। m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चूंकि m सेम दिया है, y1 r/2 है, m बाहर निकल के कट जाएगा, y2 है 4r/3 डिवाइडेड बाय m प्लस m।
m कॉमन हो गया, ये 2m हो जाएगा, कट जाएगा, m से 2 बचेगा नीचे, ऊपर r/2 प्लस 4r/3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लिए, 3r प्लस 8r 11r, 3r प्लस 8r 11r बाई 6 और नीचे में 2 था, ये आंसर हो गया 11r बाई 12। तो फाइनली एक्सीएम लाइन ऑफ सिमेट्री पे है, वाई एक्सिस पे है, तो एक्सीएम 0 होगा। तो फाइनल आंसर सेंटर ऑफ मास का क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 11r बाई 12 पे हो। समझ में आया? दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास पहले अलग अलग लोकेट कर लिया, उसके बाद फार्मूला लगा दिए, m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। यस और नो? यस। सेंटर ऑफ मास का देखिए, इसलिए बोले थे फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? फॉर्मूला याद रहेगा तो आप अपना आराम से काम कर लीजिएगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट कर लीजिए। मिटाएं इसको। यस। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने सीख गए, इसी तरह से फॉर्मूला लगता है। एक और देखिए, वेक्टर फॉर्म में सेंटर ऑफ मास का कैसे पोजीशन निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेक्टर फॉर्म में पोजीशन दिया रहेगा तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकल का पहले सिखाते हैं। मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है सपोज। अब कहीं पे एक पार्टिकल यहाँ दिया हुआ है m1 मास का, इसका पोजीशन वेक्टर आप लीजिएगा तो r1 वेक्टर बोले। इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, z1। तो r1 वेक्टर को हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि क्या लिखते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। x एक्सिस की तरफ x1 दूरी गए, y एक्सिस की तरफ y1, z एक्सिस की तरफ z1। तो इस तरह से हम लोग को r1 वेक्टर पे इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ दिया हुआ है, सपोज यहाँ दिया हुआ दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ले लिए r2 ले लिए पोजीशन वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट या मास m2 रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है x2 y2 z2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो r2 हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मतलब दिया रहेगा आपको कोऑर्डिनेट, तो ऐसे r2 निकाल सकते हैं, r1 निकाल सकते हैं। जब m1 r1 निकल गया तो पोजीशन वेक्टर कैसे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इन दोनों, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को मिलाने वाले लाइन पे रहता है और ज्यादा वाले मास के पास में रहता है। अगर m1 m2 में से m1 ज्यादा है तो इसके पास में होगा इसी लाइन पे। तो टोटल मास यहाँ पे बोलेंगे m1 प्लस m2। यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर को तब निकालना है हम लोग को, तो आरसीएम वेक्टर बोलेंगे। तो ओरिजिन के अबाउट मास मोमेंट ले लेते हैं, दोनों पार्टिकल का जोड़ के इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के मास मोमेंट के बराबर कर देंगे। तो पहले पार्टिकल का मास मोमेंट लेंगे ओरिजिन के अबाउट m1 r1 वेक्टर हो जाए, ये मास मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट ओरिजिन हो गया। दूसरे पार्टिकल का लेंगे m2 इंटू r2 वेक्टर। दोनों पार्टिकल के मास मोमेंट का जोड़ इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मास मोमेंट। सेंटर ऑफ मास का मास m है और उसका दूरी है rcm वेक्टर, इसलिए rcm वेक्टर इक्वल टू हो गया m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m का मतलब m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले से ये काम होगा। सेंटर में 3 पार्टिकल रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 पार्टिकल रहेगा तो 4 बार लिखेंगे। बोलिए सर इस पे क्वेश्चन दीजिए, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो भी आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, आरसीएम वेक्टर। मिटा दें इसको, ये फॉर्मूला हो गया, इस पे काम करना है फॉर्मूला को लगा के।
अभी दे रहे हैं क्वेश्चन, यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन, आप बना के देखिए। 2 particles, the position vector of 2 particles, the position vector of 2 particles, the position vector of 2 particles of mass 1 kg and 2 kg are 2i cap plus 3j cap minus 4k cap and minus 3i cap plus 7j cap plus 6k cap respectively. ये दिया हुआ है। Find the position vector of center of mass. Find the position vector of center of mass. तो m1 हो जाएगा आपका 1 kg, r1 हो जाएगा ये वाला वेक्टर, m2 हो जाएगा 2 kg, r2 हो जाएगा ये वाला वेक्टर, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बना के दिखाइए कितना आंसर आता है। मिटाएं इसको, ऊपर वाले को मिटाएं। तो निकालो पोजीशन वेक्टर, तो आंसर हम लोग निकालते हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या सीखे थे अभी? फॉर्मूला सीखे थे आरसीएम वेक्टर इक्वल टू पहला वाला मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरा वाला मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो पहला मास 1 kg दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इसका ये दिया हुआ है, तो उसे मल्टीप्लाई करें 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4। दूसरा वाला मास 2 kg दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर उसका दिया हुआ है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय दोनों मास का जोड़ 1 प्लस 2। बहुत सिंपल। अब इसको आई में आई जोड़ लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2i कैप, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6i कैप, एक जगह लिख देते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई किए 3j कैप, इधर 2 से j वाले मल्टीप्लाई किए 14j कैप प्लस होगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस 4k कैप, इधर 2 से मल्टीप्लाई किए 12k कैप 12k कैप, 2 into 6 12 डिवाइडेड बाय 3। तो सब आई वाले को एक जगह, सब जे वाले को एक जगह, सब के वाले को एक जगह। अब जोड़ लेते हैं, 2 में से 6 चला गया तो माइनस 4i कैप, 3 प्लस 14 17j कैप, 12 में से 4 चला गया 8k कैप डिवाइडेड बाय 3। यही हो गया आंसर। आरसीएम इक्वल टू इतना। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। यस और नो? यस। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे करके दिखाओ, समझ में आ गया? सिंपल है, इसमें थोड़ा अपने भी जो है थोड़ा अलर्ट रहेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। एक मास मान लो यहाँ पे 2 kg का दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, 2, 3, सब मीटर में। एक्सिस इधर है कहीं, x मीटर में है, y मीटर में है, z भी मीटर में। ये ऑरिजिन हो गया 0 0, ये ऑरिजिन हो गया 0 0 0। दूसरा मास इधर दिया हुआ है, मान लीजिए 3 kg, इसका कोऑर्डिनेट दिया 4, 9, 8। अब क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे बनाएगा, जब बना के दिखाओ जल्दी से। तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालेगा r1 वेक्टर, इसका निकालेगा r2 वेक्टर, और यही फॉर्मूला लगा देगा, बस हो जाएगा। जल्दी से बना के दिखाओ, कौन पहले दिखाता है। एक्स वाई जेड दिया है तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं?
इसको यहां से मिला देंगे, लिख देंगे r1 वेक्टर। r1 वेक्टर कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 0 तो 1 i कैप, प्लस 2 माइनस 0 तो 2 i j कैप, प्लस 3 माइनस 0 तो 3 k कैप। अब r2 वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ये ऑरिजिन से ये मिलाते हैं, ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 4 माइनस 0 4 i कैप, 9 माइनस 0 9 j कैप, 8 माइनस 0 8 k कैप। इस तरह से पोजीशन वेक्टर निकल गया दोनों। अब आरसीएम निकालना है तो इसी लाइन पे कहीं होगा, यहाँ पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा तो आरसीएम बोल दिया इसका पोजीशन वेक्टर। यहीं पे टोटल मास होगा 2 kg प्लस 3 kg बराबर 5 kg। तो आरसीएम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे? m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। m1 किसको माने है? 2 kg वाले को। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या निकाले हैं? ये तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, प्लस m2 किसको माने है? 3 kg वाले को। और इसका r2 कितना निकला है? 4 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 8 k कैप, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये पिछले साल स्कूल के एग्जाम में पूछा था, तो तुम लोग के स्कूल में पूछ सकता है, इसलिए इसको समझ लो। मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2 i कैप, इधर 3 इंटू 4 12 i कैप। आई कैप को एक जगह कर ली, अब जे कैप को एक जगह करो, 2 इंटू 2 4 j कैप, 3 इंटू 9 27 j कैप। के कैप को एक जगह करो, 2 इंटू 3 6 k कैप, और 3 इंटू 8 24 k कैप, डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब ये 12 प्लस 2 14 i कैप, और ये 31 j कैप, और ये 30 k कैप। 24 प्लस 6 30 होता है बाई 5। ये आंसर हो गया। अब इसमें अलग अलग करना चाहता है तुम, अगर एक्सीएम कितना है कोऑर्डिनेट के टर्म में तुमको दिया था, तो आंसर भी कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना हो, तो इसलिए इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देते हैं। आरसीएम वेक्टर को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 14 बाई 5 आई कैप, 31 बाई 5 जे कैप, 30 बाई 5 के कैप। इसी को बोलते हैं एक्सीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप और जेडसीएम के कैप। एक्सीएम ये आई कैप के बगल वाला एक्सीएम हो गया। एक्सीएम हो गया 14 बाई 5, मीटर में दिया था तो मीटर में है। वाईसीएम हो गया 31 बाई 5, और जेडसीएम तोड़ तोड़ के अलग कर सकता है, 30 बाई 5 6 हो जाए। तो अब फाइनली सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तुम लिख सकता है 14 बाई 5 कॉमा 31 बाई 5 कॉमा 6 मीटर, ऑल इन मीटर। यही आंसर होगा। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। इसमें तीनों एक साथ निकल गए। यस। अभिषेक गुप्ता समझ में नहीं आ रहा है तुमको? सुने आयुष, अलविया, दिवा समझ में नहीं आ रहा है? यस। तो इस तरह का क्वेश्चन स्कूल में आएगा। तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हर तरीके का निकालने के लिए तुम सीख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगला कहानी होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन तो तुम निकालने के लिए सीख लिया, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। तो फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम लेके चले हम लोग, 2 पार्टिकल सिस्टम लेके देखें तो हम लोग आराम से समझ जाएंगे। तो मान लीजिए कि 2 पार्टिकल है,
सबसे पहले पोजीशन निकालें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल सिस्टम का। तो मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है m1 मास का, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ, और दूसरा पार्टिकल यहाँ है m2 x2 मास का, इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 दिया हुआ है m2 मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो इसी दोनों के मिलाने वाले लाइन पे होगा। इसके कोऑर्डिनेट को एक्सीएम कॉमा वाईसीएम बोलते हैं। तो एक्सीएम हम लोग क्या लिखते हैं? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। और वाईसीएम क्या लिखते हैं? m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। इस तरह से एक्सीएम और वाईसीएम आ जाता है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए इसको मिला देंगे। तो आरसीएम वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं एक्सीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप, यही आरसीएम वेक्टर कहलाए, प्लस वाईसीएम जे कैप, ऐसे लिख सकते हो। इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, इन दोनों को पोजीशन बोलेंगे। अब वेलोसिटी निकालना है, मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो अगर ये पार्टिकल भी चल रहा है, ये पार्टिकल भी चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कितने से चलेगा? तो पहले पार्टिकल का मान लो कि इधर इधर भी वेलोसिटी है v1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का कहीं इधर वेलोसिटी है v2 वेक्टर, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी है। दूसरा पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है v2 वेक्टर, पहला पार्टिकल इधर जा रहा है v1 वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि dx by dt को vcm बोलेंगे, x डायरेक्शन का, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन वाला निकालेंगे। तो dxcm by dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें, m1 बाहर हो जाएगा dx1 by dt, m2 बाहर हो जाएगा dx2 by dt बाय m1 प्लस m2। अब dx by dt को वेलोसिटी x डायरेक्शन का बोलेंगे और dx2 by dt को वेलोसिटी x डायरेक्शन का बोलेंगे बाय m1 प्लस m2। x डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे होगा। उसी तरह से y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है तो ycm का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ, तो यहाँ भी डिफरेंशिएट होगा, यहाँ भी डिफरेंशिएट होगा। m1 इंटू dy1 बाई dt प्लस m2 इंटू dy2 बाई dt बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया m1 इंटू v1y प्लस m2 इंटू v2y, y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी बाय m1 प्लस m2। अब x डायरेक्शन का y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकल गया, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालेंगे। ये drcm बाय वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो drcm वेक्टर बाय dt, इसका मतलब हो गया कि dxcm बाय dt अब प्लस dycm बाय dt, इसका डिफरेंशिएट के इसका करना पड़ेगा जे क्या। अब dxcm बाय dt को vcm x बोलता है, आई क्या प्लस vcm y डायरेक्ट भी लिख सकता है। ये x का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल गया, y का निकल गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल जाए, है ना। x डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, y डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑफ सेंटर, इस तरह से निकल जाए पूरे का वेलोसिटी, नोट कर लीजिए। और इसको वेक्टर फॉर्म में दूसरे स्टाइल में भी तुम लिख सकता है। इस पूरे को v1 वेक्टर बोल देंगे, x वाला था y वाला था, दोनों कंबाइन, दोनों जब कंबाइन करोगे तो x वाले को सबको और y वाले को एक जगह कर सकते हो, m1 वाले को एक जगह कर सकते हो, तो v1 वेक्टर बन जाएगा। इसको दोनों को रख दो,
रख दोगे तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर बन जाएगा। तो इसको रख देंगे, अगर हम लोग इसको भी रख दिए, इसको भी रख दिए, m1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, v1 x i कैप प्लस v1 y j कैप। तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप को v1 वेक्टर बोल देंगे। इसको बोल सकते हैं m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके। अब ये दोनों रखिए और m1 कॉमन ले लीजिए, तो v1 वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, v1 x i कैप प्लस v1 y j कैप। v2 वेक्टर को क्या लिखते हैं, v1 v2 x i कैप प्लस v2 y j कैप, इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट। जब ये दोनों रखिएगा, ये वाला और ये वाला यहाँ पे रखिएगा और m1 कॉमन लीजिएगा, तो ये v1 वेक्टर, ये वाला चीज मिलके v1 वेक्टर बन जाए। और उसी तरह से सेकंड वाला जो पार्ट है वो मिलके v2 वेक्टर बन जाए। ऐसा फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। तो और शॉर्टकट में इसको हम बता दें सिंपल वे में, इसको नोट कर लीजिए, ये डिटेल हो गया ज्यादा, तो सिंपल वे में आपको बता दें, तो देखिए याद रह जाएगा वेक्टर फॉर्म। नोट करिए, इसको नोट करके वेलोसिटी का और सिंपल फॉर्मेट में दे देते। ये कैसे आया, सिंपल फॉर्मेट में दे देते। तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो देखिए ऐसे, आरसीएम पोजीशन वेक्टर को हम लोग आरसीएम वेक्टर बोले थे, क्या बोले थे, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर निकालिए m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। अब वेलोसिटी वेक्टर आपको लिखना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में, तो vcm वेक्टर को बोल देंगे drcm बाय dt, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा m1 इंटू dr1 बाय dt, dr1 बाय dt v1 कहलाएगा, m2 dr2 वेक्टर बाय dt बाय m1 प्लस m2। ये r का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी है तो पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा, इसको बोलेंगे m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आसान हो गया आपके लिए इस तरीके से। और थर्ड वाला एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते थे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, इसमें डी बाई डी टी लगाएंगे तो यहाँ v में v1 v2 में लगेगा, m1 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ v1 वेक्टर प्लस डी बाई m2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। अब dv बाई dt को काइनेमेटिक्स में आप पढ़े थे, एक्सेलरेशन बोलते हैं पहले वाले का, और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन बोलते हैं बाय m1 प्लस m2। इस तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल गया। ये वेक्टर फॉर्म में सब निकाले। एक्सेलरेशन मान लीजिए इसका कहीं भी है, किधर भी हो सकता है एक्सेलरेशन, कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन इधर हो सकता है शुरू में, इसका एक्सेलरेशन इधर हो सकता है, कहीं भी एक्सेलरेशन हो सकता है। एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो जो भी दिया रहेगा आपको वो लिख देंगे, जोड़ देंगे। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, वेलोसिटी निकालने के लिए m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का वेक्टर फॉर्म में m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले को याद रखिए, आपके लिए इजी होगा। वेक्टर फॉर्म में आपको लिखने आता है, ऑलरेडी आप वेक्टर पढ़ चुके हैं। जब भी दिया रहेगा, तिरछा दिया रहेगा तो कंपोनेंट तोड़ के वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसी को याद रखिए, इजी पड़ेगा। बोलिए सर इस पे क्वेश्चन कराइए थोड़ा, तो कराते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देते हैं, बस आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके ओके लिखिए। सिंपल फॉर्मूला ये याद रह जाएगा, ज्यादा के चक्कर में फिर दिक्कत होगी।
तो इसी फॉर्मेट में याद रखिए, इट इज इजियर फॉर यू। बाकी जब देगा वेक्टर क्वेश्चन तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लें। तो जरा देखिए, देखिए जैसे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उससे आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आप निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पुली है, और ये पुली जो है लाइट है और एक स्ट्रिंग से टना हुआ है, तो लाइट पुली है, मासलेस पुली। अब इसके ऊपर में रस्सी गया है और इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास 1 किलोग्राम है। इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास 2 किलोग्राम है। अब सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रिक्शनलेस कॉन्टेक्ट सरफेस है, सारा फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, सारा सरफेस स्मूथ है। जहां भी रस्सी टच कर रहा है पुली से, उससे फ्रिक्शनलेस है। स्ट्रिंग लाइट है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है। जो न्यूटन लॉ में पढ़ते थे वही है। अब क्वेश्चन कह रहा है when the system is released from rest, system is released from rest, released from rest, find the नंबर पहला acceleration of center of mass, दूसरा velocity of center of mass at t equal to 2 सेकेंड पे बोला। एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 सेकेंड। फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या पोजीशन छोड़ दीजिए, पोजीशन पता नहीं है, शुरुआत में कितना पोजीशन है वो नहीं पता है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, बनाइए। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन लॉ में जैसे एक्सेलरेशन निकालते थे वैसे आराम से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो चलिए एक बार न्यूटन लॉ की भी रिवीजन हो जाएगा। ये पुली है और ये रस्सी टंगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स दिखाते हैं। मास है तो वेट दिखाएंगे, रस्सी है तो टेंशन दिखाएंगे। ये 2 kg था तो इसका वेट अर्थ खींचेगी अंदर नीचे की तरफ 2g वेट हो गया mg। ये 1 kg है तो इसका वेट नीचे हो जाएगा 1g। अब रस्सी को ये खींचेगा इधर टेंशन t, इस पॉइंट को, तो अब इस पॉइंट को रस्सी भी खींचेगा ऊपर, एक्शन का रिएक्शन टेंशन t। उस तरह से 2g ये वेट था तो इस पॉइंट को खींचेगा इधर t, रस्सी लाइट है तो हर जगह टेंशन सेम रहे, इधर भी टेंशन लगेगा t। अब ये पुली लाइट है तो ये टी होता है तो इधर 2t हो जाता है, 2t इधर भी 2t। ऐसे दिखा दिए सारे फोर्सेस। अब एक्सेलरेशन अपने मर्जी से, ये ज्यादा भारी लग रहा है इधर की तुलना में, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। हम लोग जानते हैं ये x डिस्टेंस नीचे गिरेगा तो ये भी x डिस्टेंस ऊपर जाए, क्योंकि रस्सी का लंबाई फिक्स है। अब इसका वेलोसिटी v होगा अगर किसी समय में, तो इसका भी वेलोसिटी v होगा, खाली स्पीड सेम रहेगा, डायरेक्शन इसका वो अप रहेगा, इसका डाउन रहेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू a हुआ, इसका भी एक्सेलरेशन a रहेगा, क्योंकि रस्सी का लंबाई कांस्टेंट है। एक छोर ज्यादा तेजी से जाने लगी है, दूसरा कम तेजी से जाने लगी है, तो इसका मतलब रस्सी लंबा हो रहा है। जैसे सांप का मुंह ज्यादा तेज जाने लगे और पूंछ कम तेज जाने लगे, मतलब बीच में पेट लंबा हो रहा है। सांप का मुंह जितना नीचे आएगा पूंछ भी उतना ही ऊपर जाएगा, इसका मतलब सांप का लंबाई कांस्टेंट। अब न्यूटन लॉ लगा देते हैं 1 kg के लिए और 2 kg के लिए। 1 kg के लिए न्यूटन लॉ बोलिए क्या होगा, किधर जा रहा है, ये अब जा रहा है। 1 kg पे t लग रहा था ऊपर, हम लोग बोलेंगे t माइनस, ये एक्सेलरेशन देख के पता करते हैं कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखा है, इसका मतलब t बड़ा होगा, ज्यादा वाले फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है इससे, तो t माइनस 1g लिखेंगे। नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब 2 kg के लिए क्वेश्चन लिखिए उसी तरीके से। 2 kg को देखिए किधर एक्सलेशन है उसका, इसका एक्सलेशन नीचे मान है, नीचे वाला फोर्स इसका मतलब ज्यादा ताकतवर है, ये 2g पहले लिख देंगे, और जो अपोज कर रहा है वो t है, माइनस टी कर देंगे, इक्वल टू नेट फोर्स हो गया ये, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है 2, एक्सेलरेशन है a। इस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 वाले में और 2 kg वाले में, 1 kg वाले में और 2 kg वाले में, दोनों में न्यूटन सेकंड लॉ, 1 kg वाले में 2 kg वाले में, दोनों में न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगा दिए। न्यूटन लॉ में ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालते थे। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, जोड़ देंगे अगर दोनों को, तो ये t और t प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, तो बचेगा 2g में 1g चला गया तो 1g, इधर जुड़ गया 3 है। अब जोड़ रहे हैं, इसका मतलब a का वैल्यू निकल गया g/3, तो दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया हम लोग को, डायरेक्शन अलग अलग है, वैल्यू मालूम हो गया। अब m1 बॉडी ये हुआ, m2 ये हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास वाला, लगाते हैं सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, इसको मिटा दें। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता था? एसीएम वेक्टर इक्वल टू, अभी बताए थे आपको, m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, ये जो जानते थे। m1 इसको मान लेते हैं 1 kg है, हम लोग इसको मन में मान लिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। एक्सेलरेशन बताइए कितना है? इधर की तरफ a है, a का डायरेक्शन किधर है? j कैप की तरफ, ये ऊपर की तरफ है इसलिए j कैप लिख दी, 1 इंटू ए जे कैप। एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखे। m2 कितना है? 2 kg, तो 2 लिख दिए। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का आंख से देखिए नीचे है, वैल्यू कितना है? a, डायरेक्शन कितना है? नीचे की तरफ, डिवाइडेड बाय m1 कितना है? 1 kg है, m2 कितना है? 2 kg, 1 प्लस 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, a जे कैप 2a माइनस 2a जे कैप, तो a माइनस जे कैप बच गया, माइनस a जे कैप बच गया बाई 3। अब a का वैल्यू आप निकाल के रखे थे g/3, पुट कर दीजिए a का वैल्यू g/3, वो पुट कर देंगे, माइनस जे कैप में डाल देते हैं, तो g/3, और पहले से एक 3 था, और माइनस जे कैप में डाल दिए, ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन g/9 हो गया। माइनस जे कैप बता रहा है कि नीचे की तरफ, तो वैल्यू इसका लिखेंगे अलग करके, तो g/9, और वैल्यू अलग करके लिखे g/9 और डाउनवर्ड हो गया, इस तरह का वैल्यू हो गया g/9 डाउनवर्ड। इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया। इतना समझने में किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बताइए, समझ में आया तो जल्दी से लिखिए यस। अब खाली वेलोसिटी निकालना है, काम खत्म हो गया। यस, आराम से न्यूटन लॉ लगा के फोर्स दिखा के निकाल ले और फॉर्मूला लगा दिए, बहुत इजी है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया। अब 2 सेकंड के बाद पूछ रहा था कि क्या हो, तो शुरू में कह रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और एक्सेलरेशन आपको पता चल गया है। तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी को। सेंटर ऑफ मास का शुरू वाला वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास का शुरू वाला वेलोसिटी क्या होगा? तो चलिए वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। एट t इक्वल टू 0 पे हम लोग को दिया था कि पहला बॉडी रेस्ट में था और दूसरा बॉडी भी रेस्ट में था, ये था, दोनों रेस्ट में था, तो यूसीएम हम लोग निकालेंगे, m1 u1, दोनों बॉडी रेस्ट में था शुरू में, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब u1 u2 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में था।
इस फॉर्मूला पे बैठा है तो यूसीएम क्या आ गया, रेस्ट आ गया, 0 आ गया। जब दो बॉडी शुरू में रेस्ट में था, शुरुआत में जीरो टाइम मतलब शुरू में इनिशियल, तो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी 0 होगा। और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का दे दिया है आपको, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना आ गया है, दो बॉडी को एक बॉडी में बदल दिया, g/9 आया माइनस जे कैप की तरफ। तो वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद क्या होगा, तो वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद, दोनों बॉडी का नहीं पूछा था वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का खाली पूछा था। तो चूंकि एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, g कांस्टेंट होता है, 9 कांस्टेंट होता है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो VCM इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं VCM इक्वल टू UCM प्लस ACM इंटू टी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आंख से देख के बता सकते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्योंकि g वैल्यू होता है 9.8 और 9 भी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at में cm लिख दी। तो UCM हमारा 0 था और ACM हमारा g/9 माइनस जे कैप है वेक्टर फॉर्म में, वो लिख देते हैं g/9 माइनस जे कैप। और टाइम 2 सेकंड के बाद बोल रहा था, तो ये 2 से 2g/9 हो गया माइनस जे कैप की तरफ सेंटर ऑफ मास का। इस तरह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल गया। समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी निकालिए सेंटर ऑफ मास का, एक पार्टिकल में बदल दिए। और एक्सेलरेशन निकला हुआ था v इक्वल टू u प्लस at लगा दिए, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया। यस या नो जल्दी बोलिए, नहीं समझे तो फिर बताएंगे, समझ गए तो यस बोलिए, नहीं समझे तो नो बोलिए। नो क्या नहीं समझी उर्विजा, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी शुरू में 0 दिया था, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू मतलब इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, तो UCM लिख दिए m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, u1 u2 0 दिया था, 0 इंटू m1 0, m2 0, 0 बाय 0 कुछ भी डालेंगे 0 डिवाइडेड बाय तो 0 आ, एक्सेलरेशन निकाली हुई। अब v इक्वल टू u प्लस at निकाल दिए फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। UCM 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ ये, वो डाल दिए। टाइम 2 सेकंड पे क्वेश्चन में पूछा था, 2 सेकंड डाल दिए, VCM निकल गया। क्या दिक्कत हुआ इसमें, आया समझ में ये? यस। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लासेस से आगे होगा। आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, खत्म होने वाला चैप्टर, जल्दी जल्दी बनाइए क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन सब बनाना शुरू कीजिए, एससी वर्मा से, एनसीईआरटी सबसे। ये आपके पास सेल्फ स्कोर जो भी बुक है आप बनाइए क्वेश्चन, देखिए सब बनेगा, जो नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा।